दोस्तों, आज की कहानी वीरांगना दुर्गावती की है। आज से कई सौ वर्ष पहले मध्य भारत के बड़े भाग पर चंदेले राजपूतों का राज्य था। चंदेले अपनी वीरता और लड़ाकू प्रकृति के लिए प्रसिद्ध थे, पर वे कला के भी सच्चे पारखी थे। उनके राज्य काल में अनेकों सुंदर नगर और भवन आदि बनाए गए। जिस क्षेत्र पर चंदेल वंश का राज्य था वह कभी जेजाक भुक्ति कहलाता था। बाद में वही बुंदेलखंड के नाम से जाना जाने लगा। बुंदेले राजपूत चंदेलों की ही एक शाखा सी है। मध्यकाल में बुंदेलखंड में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। इनमें महोबा के बुंदेले, मांडो के पठान और गढ़मंडल के गोंड प्रसिद्ध राजघराने थे। गोंड, भील आदि भारत की आदिम जातियां हैं। वे मध्य भारत के घने जंगलों में हजारों वर्षों से रहती आई है। आदिम जातियों के लोग बड़े वीर होते हैं और उनकी प्रकृति भी उतनी ही सरल होती है जितने वे बहादुर होते हैं। इन्हीं गोंडों में से एक वीर ने गढ़मंडल का राज्य स्थापित किया था। उसी के वंशज संग्राम शाह तब गढ़मंडल पर राज्य करते थे। उधर महोबे में चंदेलों का राज्य था और मांडो पर पठान बाज बहादुर राज्य करता था। संग्राम शाह का पुत्र दलपत शाह बड़ा वीर था। उसकी वीरता और निर्भीकता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। महोबे के एक राजपूत सरदार की पुत्री दुर्गावती ने भी दलपत शाह की वीरता के किस्से सुने थे और वह मन ही मन उसे चाहने लगी थी। पर गोंड तो आदिम जाति के लोग होते हैं। भला कौन राजपूत अपनी कन्या उन्हें देना पसंद करता? यह बात दुर्गावती को बहुत खटकती थी। दोस्तों, संग्राम शाह भी अपने वीर पुत्र का संबंध महोबा के चंदेलों में करना चाहता था। उसने दुर्गावती के सौंदर्य और निर्भीक राजपूत युवकों जैसे कार्यों की चर्चा सुन रखी थी। अतः उसने दुर्गावती के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी पुत्री का विवाह दलपत शाह से कर दे। सरदार ने दूत को उत्तर दिया, यह नहीं हो सकता और हमारी कन्या राजपूत राजघराने में ही जा सकती है, गोंड राजघराने में नहीं। दुर्गावती को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत निराश हो गई। उसने एक दासी को बुलाकर कहा, पर मैं तो दलपत शाह से ही विवाह करूंगी। वह गोंड है तो क्या हुआ, है तो सच्चा वीर और चरित्रवान। तुम मेरा संदेश उसके पास ले जाओ। वह गड़ी पर आए, मैं उसके साथ जाऊंगी। दलपत को ज्यों ही दुर्गावती का संदेश मिला वह प्रसन्न हो गया। बड़ी सेना लेकर चंदेलों की गढ़ी पर जा पहुंचा। दुर्गावती के पिता को इस अचानक हुए आक्रमण का सामना करते न बना। उसने लड़ने की बजाय संधि कर ली और दुर्गावती की विवाह दलपत शाह से कर दी। गढ़मंडल में भारी उत्सव हुआ। संग्राम शाह ने प्रजा में खूब इनाम उपहार बांटे और वह दुर्गावती और दलपत शाह को राज सौंपकर अलग हो गए। दुर्गावती अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। पति पत्नी में अथाह प्रेम हो गया। दोस्तों, कुछ समय इसी प्रकार हंसी खुशी में निकल गया। दुर्गावती ने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम नारायण शाह रख दिया। परंतु पिता को पुत्र का सुख देखना अधिक दिनों तक न था। दलपत शाह रोगग्रस्त हो गए
और थोड़े ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। रोती कलपती बेचारी दुर्गावती संसार में अकेले ही रह गई। अब जीने का कोई सहारा नहीं था, तो केवल उसका नन्हा सा पुत्र नारायण शाह ही था। उसी एक आशा पर दुर्गावती ने अपने आप को संभाल लिया। अपने गढ़ मंडल के सरदारों और सामंतों को बुलाकर उसने कहा, नारायण शाह का अभिषेक किया जाए। जब तक वह बालक है, मैं उसके नाम पर आप लोगों के परामर्श और सहायता से राज्य कार्य संभाल लूंगी। सबने सहमति प्रकट की। बालक नारायण शाह गद्दी पर बैठ गया। रानी दुर्गावती ने राज्य संभाल लिया। गढ़ मंडल पर एक बालक और एक स्त्री को राज्य करते देख मांडो के पठान नवाब बाज बहादुर के मुंह में पानी भराया। उसने सोचा, दलपत तो अब रहा नहीं और उसकी औरत राज्य भले कर ले, लड़ाई क्या लड़ सकेगी। बस यही अवसर है गढ़ मंडल को अपने राज्य में मिला लेने का। बाज बहादुर ने बड़ी सेना लेकर गढ़ मंडल पर धावा बोल दिया। अफगान सैनिक लंबे, तगड़े और बलिष्ठ थे। उनके हथियार भारी और तेज थे, परंतु मुकाबला भी तो अनूठे लड़ाके गोंडों से था, वह भी रानी दुर्गावती के नेतृत्व में। घमासान युद्ध हुआ। पठानों की लाशों के ढेर लग गए। वे मैदान छोड़कर भाग गए। बाज बहादुर अपनी पराजय पर क्रोध और शर्म दोनों ही भावों में उतरने लगा। रानी दुर्गावती का चंडी जैसा संहारक रूप उसे न भूलता। वह रण का विचार करके कांप उठता, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला उसे चैन न लेने देती। उसने फिर आक्रमण किया और फिर हार खाई। फिर तो यह क्रम सा बन गया। मांडो वाले गढ़मंडल पर चाहे जब चढ़ाते और कुत्ते की भांति पीटकर लौट जाते, पर बाज न आते। दोस्तों, मांडो के साथ निरंतर लड़ते रहने से गढ़मंडल की सेना भी मरती, वीर मारे जाते और धन की भीषण हानि तो होती ही। दुर्गावती की सेना अब थोड़ी सी ही रह गई थी। उसने सीमा पर फैला दिया था और वह गढ़ का कोष पुनः भरने पर विचार करने लगी। उसने आस पड़ोस के राज्यों पर चढ़ाई कर दी। वहां की प्रजा को बिना कोई कष्ट दिए राज्यों के खजाने अपने अधिकार में कर लिए। इस प्रकार गढ़मंडल का खजाना एक बार फिर भर गया। अब दुर्गावती पुनः बड़े शत्रु का भी सामना करने के लिए तैयार हो गई थी। उस समय भारत के सिंहासन पर मुगल सम्राट अकबर आरूढ़ हो चुका था। उसकी सेनाएं राजपूत और पठान थे। वे राज्यों का दमन करने लगी और उन्हें हड़प कर मुगल साम्राज्य में मिलाने लग गई। बादशाह अकबर एक दिन मंत्रियों से अपने विभागों का हिसाब ले रहा था। उसे जैसे ही पता चला कि गढ़मंडल का छोटा सा राज्य अब भी स्वतंत्र है, तो वह बोला, इस राज्य को भी शीघ्र मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। मंत्री ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जिल्ले इलाही, रानी दुर्गावती के रहते यह न हो पाएगा। अकबर की त्योरी चढ़ गई। एक औरत से इतना डर? वह बोला, बुलाओ सेनापति आसफ खां को। सेनापति आसफ खां उपस्थित हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया, गढ़ मंडल पर तुरंत कुछ बोल दो। उसे फतह करके मुगल तलवार के धाक बिठाओ। दोस्तों, मुगल सेना टिड्डी दल के समान गढ़ मंडल पर चल पड़े। रानी दुर्गावती को इसकी तनिक भी खबर नहीं थी। आसफ खां जब उसके राज्य में घुस आया
तब दूतों ने दौड़कर बताया, महारानी, अब विनाश ही होकर रहेगा। मुगल सेना चढ़ आई है। दुर्गावती एक बार तो सन्नाटे में आ गई। उस समय दुर्ग में 500 से अधिक सैनिक नहीं थे। सब सेना इधर उधर सीमाओं की ओर बिखरी हुई थी। सरदारों ने सलाह दी, संधि करने में ही लाभ है। उस विशाल सेना के सामने हम मुट्ठी भर सैनिक क्या कर पाएंगे? पर दुर्गावती ने निश्चय कर लिया, वह लड़ेगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह दिखा देगी मुगलों को कि एक राजपूत वीरांगना महलों में सुख भोगना ही नहीं जानती, युद्ध भूमि में शत्रु से लोहा लेना भी जानती है। दुर्गावती ने दृढ़ता से कहा, हम लड़ेंगे। गढ़ के मार्ग में जो घाटी है, हम उसी पर मोर्चा लेंगे। तैयारी करो। उसने आदेश दे दिया। घाटी पर मैं जब तक शत्रुओं को रोके रखूं, तुम बिखरी हुई सेना को एकत्रित करने का प्रबंध करो। दुर्गावती ने पुरुषों जैसा वेश, कवच, मुकुट, शस्त्र आदि धारण किए। वह हाथी पर चढ़कर मुट्ठी भर सैनिक लेकर घाटी के मार्ग को रोकने और शत्रु से लोहा लेने निकल पड़ी। घाटी और गढ़ के बीच एक नदी थी। रानी अपनी सेना के साथ उसे पार करके घाटी के मार्ग पर जा डटी। उसने पर्वतों के ढलानों पर अपने सैनिक फैला दिए ताकि वे बढ़ते शत्रु पर तीर और पत्थर बरसाकर बुरी तरह मार सके। दोस्तों, मुगल सेना बढ़ आई। दोनों ओर के गुप्तचर सूचना लाने लगे। रानी को मुगल सेना की विशालता की खबर मिली और इधर आसफ खां को रानी के मुट्ठी भर सैनिकों की। दोनों अपने अपने विचारों में खो गए। रानी चिंतित थी, कहीं उसके सैनिक बड़ी सेना देखकर भयभीत न हो जाए। आसफ खां खुश था, बस मार लिया मैदान। उसने हमला बोल दिया। घाटी के मुख के निकट सेनाएं भीड़ गई। लोहे से लोहा बजने लगा। ऊपर से गोंड सैनिकों ने तीरों और बड़े पत्थरों की भारी मार शुरू कर दी। जिधर देखो दुर्गावती मार काट करती, शत्रुओं को भूमि चटाती, अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाती दिखाई देती थी। थोड़ी ही देर में मुगल सेना की भीषण हानि हो गई। हजारों सैनिक मारे गए। आसफ खां घबरा गया। उसने हुक्म दिया, सेना लौटा लो। मुगल सेना मार खाती पीछे हट चली। रानी ने सैनिकों को उत्साहित किया, पीछा करते रहो, वे भागने ना पाए। रानी अपने हाथी को आगे बढ़ा चली। बादल घिरने लगे थे। रानी मुगल सेना का पीछा करती जा रही थी। सहसा घोर बारिश होने लगी। सेना में खलबली मच गई। अचानक रानी को एक तीर लगा। वह घायल हो गई। नारायण शाह भी अब तक घायल हो चुका था। तभी और भी तीर उसकी ओर आए। रानी बुरी तरह बिंध गई, पर उसने किसी को बताया नहीं। उसे डर था कि कहीं उसके सैनिक उसकी दशा देखकर हतोत्साहित न हो जाए। रानी ने सोचा, अब लौटने में ही कल्याण है, कम से कम नारायण तो बच ही जाएगा। उसने आदेश दिया, हाथी लौटाओ, सब गढ़ में लौट चलो। रानी की सेना पलट पड़ी। वे नदी पर पहुंचे, पर यह क्या, वह तो वर्षा आ जाने से इस तरह भर गई थी कि अब पार जाना भी असंभव हो गया था। अब मौका देखकर मुगल सेना ने युद्ध शुरू कर दिया। दोस्तों, दुर्गावती ने मन में सोचा, मेरे शरीर को शत्रु हाथ नहीं लगा सकता। अब मरना है ही तो स्वाभिमान से। जब तक कोई समझ सके, घायल दुर्गावती ने अपने सीने में अपनी ही तलवार घोंप ली और निढाल होकर लुढ़क गई। दोस्तों, अकबर ने जब रानी दुर्गावती का वृतांत सुना तो वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका।
उसकी आंखें भर आई थी। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।